हेलो माय डियर सुपर लर्नर्स। हमने शुरू किया था क्लास 9 साइंस से करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग व्हिच इज फ्रॉम पेज नंबर 39 टू 43। लेक्चर 1 और 2 में इनके पीछे की सारी चीजें पढ़ा दी गई है, तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और अगर इस चैनल की बात करूं तो इस चैनल पर क्लास 9 के बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड है, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मेजरमेंट ऑफ मैटर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बहुत सारे, जिनके सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पे जाकर के चेक कर लेना। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे कुछ चीजें चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 9 शुभम, जहां पे मैं ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रोवाइड करने वाला हूं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस लेक्चर में पढ़ाने का मेरा थोड़ा अलग अप्रोच रहेगा। मतलब कुछ चीजें मैं आपको एनिमेटेड पढ़ाऊंगा और कुछ चीजें मैं लिख के पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई फील कि मैं उसे लिख के पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा आराम से और ज्यादा बेहतरीन समझ आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड एनीवे। तो हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, किस तरीके से रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो देखो, रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पहला वाला है सीरीज में और दूसरा वाला है इन पैरेलल। तो आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप पैरेलल कनेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं एक करके। सीरीज मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। और जैसे कि यहां पे देख सकते हो आप कि यहां पे पहला रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो वन आफ्टर अनदर ऐसे एन नंबर तक हम जा सकते हैं, 4, 5, 6, 100, 1000। ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो देखो, 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। तो यहां पे 3 रजिस्टर है, एक है R1, एक अगला है R2 और तीसरा है R3। इनको हमने कनेक्ट किया है इन सीरीज विद अ सेल। हमने यहां पे एक सेल लगाया है, ये आप देख सकते हो, और एक बैटरी हमने यहां पे लगाया है। करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। अभी आप इमेजिन करो कि यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम ही रहने वाला है। तो करंट इस केस में सेम रहता है। अब बात करते हैं पैरेलल वाले की। तो अगर मैं पैरेलल की बात करूं बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यहां पे दो कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो जैसे देखो, एक ए कॉमन पॉइंट है और दूसरा बी है। तो ए और बी एक कॉमन पॉइंट है जिसके बीच में हमने रेजिस्टर्स डाले हैं। तो R1, R2, R3। यहां पे एक के बाद एक नहीं है, ऊपर नीचे है। दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में सारी चीजों को रखी गई है, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखिए, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है, R1, R2 और R3। हमारे पास 3 रजिस्टर है, ऐसे और भी हो सकते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट देख सकते हो आप। सर्किट में हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? ए बी कॉमन पॉइंट है, R1, R2, R3 कनेक्टेड है इसमें, ये एक बैटरी है और ये एक सेल है। करंट गेट डिवाइडेड बट द वोल्टेज रिमेन्स सेम। मेरे पीछे कुछ टेक्स्ट आ रहा होगा जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा। ओके, तो आपने देख लिया। तो करंट गेट्स डिवाइडेड। अब कैसे होता है करंट डिवाइड, मैं उसके बारे में बात करता हूं थोड़ा। तो इमेजिन करो, आप ऐसे इमेजिन करो कि यहां से बैटरी में से करंट निकला, यहां से करंट आई जा रहा है, यहां तक करंट गया, फिर यहां तक करंट गया, लेकिन यहां पे करंट आई जो है उसके हिस्से हो जाएंगे। आप ऐसे मान लो ना कि ये एक पाइप है बच्चों, ये वाला एक पाइप है, ये पाइप जा रहा है, ये पाइप अब 3 टुकड़ों में जा रहा है। तो 3 टुकड़ों में जा रहा है, तो यहां पे एक चला जाएगा, दूसरा यहां पे चला जाएगा और तीसरा यहां पे चला जाएगा। तो यहां पे आपका मान लो पाइप में से पानी I1 चला गया, यहां पे से पाइप में से पानी I2 चला गया और यहां पे पाइप में से पानी I3 चला गया। तो अब इसमें I1 जा रहा है ऐसे, यहां तक I1 आया, यहां पे क्या है? I2 जा रहा है और यहां पे I3 जा रहा है। करंट को हम पानी मान लेते हैं। तो अब ये तीनों पानी यहां पे वापस मिलेंगे पाइप में, अब वापस I हो गया। तो यहां पे अगर आपने ध्यान से देखा तो वापस I ही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहां पे करंट क्या हुआ? डिवाइड हुआ। तो यहां से करंट जा रहा था, पानी, करंट को आप पानी मान लो, तो पानी यहां से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, यहां पे उसको 3 डिवीजन मिल गया, तो पानी ऐसे बट गया 1, 2, 3 रास्ते में। तो करंट हमारा पानी था, तो करंट जा रहा था, करंट 3 रास्ते में बढ़ गया, I1, I2, I3। तो यहां पे करंट डिवाइड होता है। कैसे होता है समझ में आ गया ना? पानी समझो करंट को, तो पाइप है, ये वायर एक पाइप है, तो उसमें डिवाइड हो गया। सिंपल है कि नहीं? चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। तो इन व्हाट वेज कैन रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड? रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो? दो तरीके हैं। क्या वो सीरीज है, क्या वो पैरेलल है, या फिर दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय कनेक्टिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन वी कैन चेंज। अगर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस को अगर हम कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो क्या बदल सकते हैं हम? करंट बदल सकते हैं, रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, बोथ बदल सकते हैं, नन बदल सकते हैं। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। इसके लिए आपको कुछ करके देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम सीरीज वाले के बारे में। तो देखो रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पे आपको दिख रहा होगा R1 R2 और R3 को हम सीरीज में कनेक्ट कर चुके हैं। यहां पे जो एमीटर है, यहां पे देखो इस फोटो में अभी तक यहां पे थोड़ा बदलाव आया है, यहां पे एक एमीटर लगा है। एमीटर जो होता है ना, तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब मान लेते हैं कि यहां से करंट I1 जा रहा है, एमीटर प्लग की एंड सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी, प्लग की और आपका जो एमीटर है, ये तीनों को हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। अब इसको प्लग की क्यों बोलते हैं, इसको बैटरी क्यों बोलते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो प्लीज जाके देख लेना उसको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे देखो अभी तुम्हें थोड़ी सी चीजें समझनी है, मैं इन सबको लिख लिख के वापस बताने वाला हूं, तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। देखो यहां से करंट जा रहा है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मान लो कि करंट इज लाइक विद स्पीड जा रहा है। करंट किस स्पीड से जा रहा है, यहां पे करंट की स्पीड थोड़ी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो यहां और यहां ये दो पॉइंट के बीच में ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दो पॉइंट्स के बीच में, ये वाला और ये वाला पॉइंट्स के बीच में करंट का थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव आएगा। तो मैं कहता हूं कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच में V1 है। अच्छा, सिमिलरली इधर करंट जा रहा है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर फिर से थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव आएगा, कुछ तो खा जाएगा ना, रजिस्टर थोड़ा करंट को खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे V2 है, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे देखिए आप, V2 है। सिमिलरली करंट फिर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा करंट तो खर्च हो जाएगा ना, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। यहां तक समझ आ गया। अब इन सबको मिला करके मैं एक साथ V लिख सकता हूं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 सारा मिला करके एक साथ लिख दिया V। समझ में आया? अब आगे की जो चीजें हैं ना, ये देखो सारा को मिला के ये कैसे लिखा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये मैं तुम्हें अभी लिख लिख के बताऊंगा, तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो ऐसे में एनिमेशन दिखाऊंगा तो भी तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए हम ये सारी चीजें लिख के समझेंगे। लास्ट का पॉइंट हम क्या बोलेंगे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो इसका मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं मेरे सोर्स नंबर 2 की तरफ, जहां पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के सारी चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा तुम्हारे भाई ने कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है, क्योंकि तुम्हें कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, इसके पीछे का मोटो ये है। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक स्टार्ट करा जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पॉइंट्स देख लिए हैं, ये देख लिए हैं, हमें ये वाले पॉइंट तक समझना है, राइट, ये ब्लू वाला पॉइंट तक। तो अभी मैं यहाँ पे एक पेपर ऐड करता हूँ, ठीक है, कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। एक सेकेंड, कैसा पेपर ऐड करें, एक काम करते हैं, ब्लैंक पेपर ऐड कर, डॉटेड पेपर ऐड करते हैं, ये अच्छा पेपर होता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप इसको समझ लेना। तो बच्चों अभी ध्यान से देखने वाली बात ये है, यहाँ पे आवाज भी आ रही है, सारी चीजें क्लियर हैं, और यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाने का अलग ही मजा होता है ठीक है। तो चलो अभी एक फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम अभी हम क्या समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं कि अभी जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज, कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला कैसे आएगा, ये हमारा टॉपिक है। चलो ठीक है, पूरी श्रद्धा पूर्वक इस चीज को समझा जाएगा, एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम तो लिख दिया गया है, पेन को छोटा करते हैं और अब एक फोटो ऐड कर लेते हैं कि फोटो हमें बनाना ना पड़े, ठीक है। फोटो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, फोटो ऐड कर लेते हैं। मैंने फोटो पहले से डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, कैंसिल रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलो तो बच्चा मैंने एक फोटो ऐड करके रखा है, आपको दिख रहा होगा ये फोटो, काफी छोटा सा फोटो कर देते हैं इसको यहाँ पे, अब समझ में आएगा। तो ये वही फोटो है जो अभी हमने समझा था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, कि यहाँ पे एक बैटरी है, मान लेते हैं यहाँ पे प्लग की भी था, ऐसा मान के चलो आप। तो यहां से करंट निकलेगा, ठीक है, और ये करंट निकल के यहाँ पे जाएगा, फिर ये करंट यहाँ पे जाएगा, फिर ये करंट, सेम ही करंट जा रहा है, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे करंट का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा करंट का डिफरेंस आ रहा है, जो हमें पता था। तो यहाँ पे हमने V1 बोला था, V2 बोला था और V3, फिर हमने क्या बोला था कि इनको कंबाइनली मैं क्या बोल दूंगा, V बोल दूंगा, राइट। यहां तक मतलब सॉरी, ऐसे हमने पूरा इसको V बोला था लास्ट के ये सारी चीजों के तरफ। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट क्या लिखता हूं, याद रखना, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं कि V इज इक्वल टू, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही आप भी याद रखना, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो आपको यहाँ पे V का फॉर्मूला पता है, आप लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, क्या लिखो आप, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है V R इंडियन, ये ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है।
राइट। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, यहां तक सबको समझा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब देखो v का वैल्यू तो हमें मिल गया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जो जो चीजें है ना सबकी हमें वैल्यू निकाल ली, तो v का वैल्यू तो हमें मिल गया ri। लेकिन v1 का वैल्यू क्या होगा, v2 का वैल्यू क्या होगा, v3 का क्या वैल्यू होगा, तो यही हमें लेना है। हम क्या करेंगे, सिंपली समझना इस बात को। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि भाई v1 का मतलब क्या होगा। v1 के पास रेजिस्टेंस कौन सा है बताओ मुझे। v1 के पास रेजिस्टेंस है तुम्हारा r1। अगर मैं v1 की बात करता हूं तो इसके पास रेजिस्टेंस कौन सा है, r1 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि v1 के पास है r1। अच्छा, ये पूरे सर्किट में भाई साहब, पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही है। हमने बोला था करंट तो सेम रहेगा इन सीरीज। सीरीज में करंट बदलता नहीं है, तो मैं करंट लिखूंगा कि I ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, v1 की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं इसी तरीके से, ये भाई लिख के पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल। अब इस तरीके से, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, v2 की वैल्यू चाहिए। तो v2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, अब तुम समझ गए होगे। v2 के पास क्या है, देखो यहां पे v2 के पास क्या है, रेजिस्टेंस R2 है। ये फॉर्मूला में VRI, तो यहां पे मैं लिख दूंगा R2, और करंट तो सेम ही रहेगा। अब इसी तरीके से v3 के पास रेजिस्टेंस कौन सा है, देखो यहाँ पे v3 के पास रेजिस्टेंस कौन सा है, R3 है। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि v3 के पास मैं R3I लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि करंट सब में सेम है। अच्छा, ये सब करने के बाद मैं इस पूरी चीज को मैं बोल देता हूं कि वैल्यूज ऑफ v1 v2 v3, राइट। तो इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर अगर 3 बोल देता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके बाद मुझे बोलना है कि पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। समझो, इक्वेशन 2, ये जो 3 है उसमें हमें v1 की वैल्यू मिल गई, v2 की वैल्यू मिल गई, v3 की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन 2 में हमें v की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे हम वो सारी चीज को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि पुट वैल्यूज ऑफ v, v1, v2 and v3 इन इक्वेशन 1। तो बच्चा इक्वेशन 1 क्या था जरा बताना मुझे। इसको हटा ही देते हैं, ये रख करके लिखना नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो इक्वेशन 1 क्या था जरा बताना मुझे। इक्वेशन 1 था आपका v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ v की वैल्यू हमने क्या निकाला था, वी आर इंडियन, याद आ रहा है। तो v के जगह हम लोग लिख देंगे आर आई, सही है ना। v के जगह हम आर आई लिख देंगे। v1 के जगह क्या लिखेंगे हम, r1i। v2 के जगह क्या लिखेंगे हम, r2i। v3 के जगह हम क्या लिखेंगे, r3i। कहां से लिखा हमने, यहां से वैल्यू लिखा। v1 के जगह पे देखो, यहां पे v1 के जगह पे हमने क्या लिखा, v1 के जगह पे हमने r1i लिखा। ठीक है, v2 के जगह पे हमने क्या लिखा, v2 के जगह पे r2i लिखा यहां पे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो v3 के जगह पे क्या लिखा हमने, v3 के जगह पे r3i लिखा है। इज इट क्लियर, सिंपल है यहां तक। अब देखो यहां पे आप कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो देखो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि आर आई एज इट इज इक्वल टू, देखो यहां पे आई को मैं कॉमन ले लेता हूं, आई आई आई, यहां पे देखो चारों तरफ आई आई है, आई है, आई है, आई है। तो मैं आई को कॉमन ले लेता हूं और मैं कहता हूं आई कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वाला आई कैंसिल होगा और ये वाला आई कैंसिल होगा, राइट। तो चलिए काट देते हैं, इसी बात पे काट दिया जाए। तो आई आई कैंसिल, तो बचा क्या, बच्चा क्या बचा, देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पे एक डब्बा बना दो। ठीक है, इस पे बना दो एक डब्बा इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा गंदा डब्बा बन गया, अच्छा डब्बा बनाते हैं। ठीक है, एक अच्छा डब्बा बना दिया। तो इससे हमें समझ में ये आया कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सम होगा। मतलब अगर यहां पे अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो क्या होगा, सबको जोड़ के आएगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज, तो मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस, ठीक है, आर एस इज इक्वल टू सारा जो भी है उसको ऐड करना पड़ता है, R2 प्लस R3 प्लस 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 अप टू Rn, मतलब जितने भी है, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। तो समझ में आ गया। तो इसी से हम लोगों ने ये पॉइंट बोला था यहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपका द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो ये पॉइंट देखना ध्यान से, कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स, जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इन रजिस्टर्स का, वो इक्वल होगा, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो सम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, तो मतलब ये इंडिविजुअल है 3, और इन सब का जोड़ करके आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा RS। तो RS क्या है, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो देखो ये एक पेज में मैंने आपको समझा दिया, यही सारी चीजें उधर एनिमेटेड में थी। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एनिमेटेड वाला दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेटेड वाले में यही सारी चीजें थी, मैं एक बार बता देता हूं आपको। ठीक है, हमने क्या किया था, देखो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 लिया।
फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IRS क्यों लिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज के कारण, ठीक है। फिर V1 का वैल्यू निकाला, V2 का वैल्यू निकाला, V3 का वैल्यू निकाला, सारा V1 V2 V3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया हमने, तो हमें मिला IRS IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और फिर हमने क्या किया, I को कॉमन लिया और I को फिर कट कर दिया। जब I को कट किया तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। तो RS क्या है हमारा, S स्टैंड्स फॉर सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर हो गया। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 अप टू RN, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर हो गया सारा पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन का आंसर बता दो फट से कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन डैश चेंजेस, सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या बदलता है, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट, सम, सब्सट्रैक्शन, नन। आपको नीचे कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम ये पैरेलल वाला बात करेंगे, इसका भी हम पहले वैसे ही बात करेंगे, ये सारी चीजें वही हैं जो हमने देखा था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एनिमेशन में समझना, लेकिन यहाँ पे जब हम समझेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो इसको तो मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताता हूँ। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को करते हैं। अब देखो एक और फोटो लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, एक और फोटो डालता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने उस तरीके से फोटो इंपोर्ट करके रखा है। चलो तो ये मान लो अभी हमारा फोटो है, ठीक है, ये हमारा फोटो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले समझो क्या है कि एक सर्किट है, ये पूरा का पूरा एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो मान लो ये पाइप इमेजिन करो, ये एक पाइप को इमेजिन करो, इसमें पानी जा रहा है करंट। तो ये क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 जगह में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे I से जाके I1 बन जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे I2 बन जाएगा, और यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको मैं I3 बोलूंगा। ये मैंने आपको समझाया था, I1 I2 I3। ये आपका रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है। अभी इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, यहाँ पे V लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा था। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का दिक्कत आ रहा था, अभी करंट डिवाइड हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा जो टोटल करंट है I, वो क्या होता है, सबको मिला के मिलेगा मुझे, I1 I2 प्लस I3। टोटल करंट मुझे सारे करंट को मिला के मिलेगा। फिर से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। उधर मैंने वोल्टेज की बात की थी, यहाँ पे मैंने करंट की बात की। मैं लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या लिखूंगा, ये मैं पैरेलल वाली बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से हमें क्या मालूम है, वी आर इंडियन, सही है। अभी मुझे यहां से आई, मेरे को क्या लेना देना है, ऊपर के इक्वेशन देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे आई से लेना देना है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा कि मुझे आई की वैल्यू मिले। तो आई की वैल्यू कैसे मिलेगी, मुझे आई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा वी अपॉन आर, ठीक है। तो इसको मैं याद रखूंगा, रुक जाओ, इस पर एक डब्बा बना लेते हैं कि ये हमें क्रिस्टल क्लियर याद रखे। फिल कलर, ओके, अब सही है। चलो ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं डब्बा, जब बना ही रहे हैं तो प्यार से बनाएंगे। चल ए भाई, डब्बा नहीं बनाने आता यार अपने को। आप बन गया डब्बा, अच्छा डब्बा। चलो तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। अभी मुझे आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू तो निकाल ली है, जैसे हमने पहले वी की वैल्यू निकाली थी वैसे अब हमने यहाँ पे आई की वैल्यू तो निकाल ली है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, I3 की वैल्यू चाहिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से। चलो निकालते हैं, वो भी निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं, तुम्हें पता है कैसे करना है। I1 क्या होगा मुझे बताओ, I1 के पास वोल्टेज सेम ही रहेगा। मैंने क्या बोला था, इस वाले कनेक्शन में यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज चेंज नहीं होता जब मैं सीरीज पैरेलल की बात करता हूं, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा V। अच्छा, तो यहां पे पहले जब मैं करंट मेरा I1 है तो मेरे पास रेजिस्टेंस कौन सा है, R1 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जब मेरा करंट I1 है तो मेरा रेजिस्टेंस R1 है। सिमिलरली अगर मैं I2 की वैल्यू निकालने जाऊं तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। जब करंट मेरा I2 है, ठीक है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस R2 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ये मेरे पास R2 है। और इसी तरीके से I3 क्या हो जाएगा मुझे बताओ, VR3। तो मैं अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, VR3। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सारे वैल्यूज अपने को पता है कि आगे क्या करना है अपने को, सिंपल गणित, सिंपल गणित क्या करना है अपने को, सिंपल गणित करना है। तो मैं बोलूंगा पुट, ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ I1, ठीक है, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ये सेम मेथड है, बच्चा लोगों को क्यों कंफ्यूजन होता है मुझे नहीं पता,
यही मेथड है। तो चलो इक्वेशन 1 लिख देता हूं एक बार मैं तुम लोगों के लिए। तो इक्वेशन 1 क्या था, I इज इक्वल टू सारा करंट को जोड़ दिया जितना भी रहेगा, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो हमने 3 को जोड़ा। अच्छा ये तो सब ठीक है। अभी I की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, V अपॉन आर था। I का वैल्यू देखो ऊपर, ऊपर देखो V अपॉन आर, यहाँ पे दिख रहा है, दिखा देता हूँ तुम एक बार, ये देखो यहाँ पे I1 का क्या है V अपॉन R1, I2 का है V अपॉन R2 और I3 का है V अपॉन R3। ये सारा वैल्यूज है, इसको अब अपने को मस्त रपचिक पुट करने का है। I का वैल्यू V अपॉन R, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे RP भी लिखते हैं कुछ लोग, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे V अपॉन I1 के पास R1, I2 के पास R2 और I3 के पास R3। वेरी गुड, यहां तक भी सब क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा बेटा, यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो यहां पे मोटा मोटा बात ये समझ में आता है कि V कॉमन है, तो मैं लिखता हूं V अपॉन R इज इक्वल टू, एक बार V लिखा, ठीक है, और यहां पे लिखा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसा मैंने कॉमन चीजों को एक बार लिख लिया। अब तुम्हें पता है सिंपल गणित क्या कहता है, V को काटो, V को काटो, जैसे ही V को काटोगे का होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, हो गया खत्म, 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे P डाल दोगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो शब्द है इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। समझ में आया? तो ये सबको जोड़ के आएगा, इन सबका इनवर्स है, मतलब सबका इनवर्स वैल्यू जोड़ के आएगा। समझ में आया? मतलब 1 अपॉन है इनवर्स का मतलब सिंपली। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, n नंबर है तो बहुत सारा रजिस्टर है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस दैट डॉट 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 अप टू जितना भी रहेगा 1 अपॉन Rn। समझ आ गया? आसान है। तो यहां तक ये सारी चीजें तो होती है खत्म। अब इसको मैं कर देता हूं थोड़ा साइड। तो तुमको अगर ये सब समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। चलो, काफी मजा आ रहा है आज रिकॉर्डिंग में, अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करी जा रही है। देखो मैं एडिट वेडिट नहीं करता है ज्यादा, मतलब भाई हो तुम लोग मेरे, तुमको क्या समझाना, चलो भाई बहन हो तुम मेरे। चलो क्लियर हो गया। देखो वही किया है, सारा करंट को लिया, ठीक है, 1 बोला, फिर क्या बोला, आई का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन आरपी, ओहम्स लॉ के हिसाब से। I1 का वैल्यू ये होगा, I2 का वैल्यू ये होगा, I3 का वैल्यू ये होगा। इन सबको उठा के डाल दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में डालने का V को कॉमन निकालो, V को काट दो और ये तुम्हारा वैल्यू मिल जाएगा। आरपी मतलब क्या होता है, पैरेलल। क्लियर हो गया, सब सिंपल है, राइट। n नंबर रहेगा तो सीरीज में ये और पैरेलल में ये। समझ आ गया ना? अरे आसान है, बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डैश चेंजेस, क्या चेंज होता है, करंट रिमेंस सेम, वोल्टेज रिमेंस सेम, बोथ नन। क्या चेंज होता है बताओ। वोल्टमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, नन। इसका कमेंट करके आंसर बताना है। अब भाई साहब इतना करने के बाद मुझे तो प्यास लग गया, तो एक सेकंड रुक जाओ। मतलब मेरे जैसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता होगा ना, आराम से सब भाई बहन, मतलब ऐसा लग रहा है किसी अपने भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ मैं। खाना पीना सभी तरीके से, खाना वाना भी खा लेते हैं। तुम जब भी ये वीडियो देखोगे, मैंने कल ही वैक्सीन लिया, मेरी हालत खराब है एक्चुअली, बट जो भी है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टाइप सी न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल है, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो न्यूमेरिकल्स को अलग से बना के भी डाल दूंगा मैं इस प्लेलिस्ट में। तो देखो आरएस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, फार्मूला क्या है, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो एक के बाद एक। आरपी क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये सब हमने फार्मूला निकालने के लिए किया था, बस मस्ती मजाक खत्म करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल, अरे बहुत चिंदी चिंदी सवाल है इसमें। देखो 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 15, 3 और 4 ओम, ठीक है, 3 रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस एक का 15, एक का 3 और एक का 4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो ये सम कुछ ऐसा है, तुमको मैं बता देता हूं एक बार, कि भैया 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ऐसे 3 रजिस्टर, इनको तुमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तुमको पता है आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू है, तुमको पूछा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। जोड़ो सबको यार, अभी पता है हमको सब आता है, हमको मत सिखाइए। चलो ग्रेट, तो करते हैं, गिवन क्या था, R1 R2 R3 दिया हुआ है, 15, 3 और 4 ओहम। अच्छा फाइंड क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब RS फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं RS इक्वल टू R1 की वैल्यू 15, R2 की वैल्यू 3 और R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 4। ये उल्टा सा लग रहा है। चलो तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 प्लस 4, 15 4 19, 1902, 1903 22, तो 22 ओहम। ओमेगा का साइन लिखो क्योंकि रेजिस्टेंस की बात है।
आसान था कि नहीं बताओ। चलो इस तरीके से एक और करते हैं। दो रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ओके, टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 6 ohm and 14 ohm are connected in series. If the potential difference is 80 volt is applied across the calculate the current flowing through the circuit and the potential difference across the end of each individual resistor. अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ। बोल रहा है दो रजिस्टर है जिसको तुमने सीरीज में कनेक्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, तो मान लो ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है और तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो इसको तुमने सीरीज में कनेक्ट किया है, एमीटर यहाँ पे ये तुम्हारा ये, और मान लो ऐसे गया तुम्हारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका 16 ओहम है तुम्हारा वैल्यू और इसका तुम्हारा 14 ओहम वैल्यू है, ये एमीटर है मान लो, ठीक है। ये प्लस इंडिकेटर, अब यहां से करंट जा रहा होगा, राइट। अभी इसके पास मान लो कि V1 ये तुम्हारा ये है और इसके पास क्या है तुम्हारा, यार ऐसे यहां पे कर देता हूं, चलो यहां पे कर देता हूं, इसके पास तुम्हारा V2 ये वैल्यू है। अब तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा अप्लाई किया जा रहा है वो 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से। अब तुमसे दो चीज पूछी गई है, पूछ रहा है कि ये V1 की वैल्यू कितनी होगी, ये V2 की वैल्यू कितनी होगी, इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा गया है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि यहां से जो करंट आई जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तीन चीज तुमसे पूछा है, ठीक है। अच्छे से तुम ड्रॉ कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। अब मैं नहीं कर पाया यार, बहुत बीमार हूं, क्या बताएं। चलो गिवन क्या है, रेजिस्टेंस दो दिया है 16 और 14 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के बताओ मुझे, 16 + 4 30 ओम, दोनों को मिला करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस 30 हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 + V2 दोनों मिला के तुमको 18 वोल्ट दिया है टोटल, ठीक है। अब तुमको फाइंड क्या करना है, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल लॉजिक, हाँ, ओम्स लॉ यूज करना, VR इंडियन, V = IR, ठीक है। चलो तो ओम्स लॉ के हिसाब से देखो, I की वैल्यू तुम्हें सबसे पहले फाइंड करनी है, तो V/R ये तुम डाल दो। टोटल V तुम्हें पता है क्या था, 18, टोटल R कितना था 30, तो 18 / 30 क्या हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। तो तुम्हें करंट का वैल्यू मिल गया। अब अगर तुम्हें करंट पता है तो V1 निकाला जा सकता है, तो V1 कैसे निकालोगे, V1 के पास कौन था, R1 रेजिस्टेंस था, तो V1 की वैल्यू कितनी है तुम्हें ये नहीं पता है, लेकिन तुम्हें I की वैल्यू पता है 0.6 और R1 की वैल्यू पता है 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का V1 की वैल्यू आ जाएगी 9.6 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली V2 निकालना, V2 के पास कौन सा रेजिस्टेंस था, R2 था, तो यहाँ पे देखो V2 क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू कितनी, 14, तो यहाँ पे डालो V2 = 0.6 × 14, 8.4 वोल्ट। सिंपल है कि नहीं है, तो बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हो जाएगा तुमको, मैंने समझाया है थ्योरी में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व एग्जांपल में से, रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 15, 20 एंड 10 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 15, 20 और 10 ओहम वाले को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। तो अब तुम समझो इसको मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब सिंपली होता है कि एक यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है, फिर तुम्हारा एक यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस है, पैरेलल मतलब तो यही होता है ना भाई, ठीक है। एक यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे 3 रेजिस्टेंस है तुम्हारे। अच्छा थोड़ा इरेजर भी चाहिए होता है यार, इसमें इरेजर नहीं आता यार, ये बहुत गलत बात है इसमें इरेजर नहीं आता, इरेजर ये रहा, हाँ अभी ये पेन किधर है, तो अभी ऐसा बोला गया, तो मान लो ये ऐसे गया तुम्हारा और ये सर्किट ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो इसका क्या बोला गया तुम्हें, 15 बोला गया है वैल्यू, 15 ओहम, इसका तुमको बोला गया है 20 ओहम और इसका बोला गया है 10 ओहम, ऐसा 3 बोले गए हैं, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तुमसे पूछा जा रहा है कि भैया रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होगा तुम्हारा, टोटल आरपी बोला गया है, ठीक है, इन द सर्किट। अब यहाँ पे तुमको इसकी कुछ वैल्यू नहीं बताई गई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं बताई गई, करंट भी नहीं बताया गया, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ ऐसा जरूरत भी नहीं अपने को जरूरत भी नहीं। फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम लोगों को, बताता हूँ। देखो देखो गिवन क्या है, तुमको रेजिस्टेंस R1 दिया 15 ओम, रेजिस्टेंस R2 दिया है तुमको 20 ओम और रेजिस्टेंस R3 दिया है 10 ओम। अब फाइंड क्या करना है तुम्हें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP, जैसा कि मैंने बताया। अब सिंपल तो है ये फॉर्मूला में, देखो RP निकालने के लिए R1, R2 और R3 तो चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज R1, R2, R3 का तो है ही हमारे पास, तो डालो ना, देखो सॉल्यूशन में डालो तो यहाँ पे आंसर आएगा ठीक है। तो देखो 1/RP = 1/R1 + R2 + R3, फॉर्मूला वैल्यूज डाल दो, R1 का वैल्यू कितना है 15, R2 का वैल्यू कितना है 20, R3 का वैल्यू कितना है 10, वाह 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 वाह, अति उत्तम। तो 1/RP क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चा लोगों को बहुत डाउट आता है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, एलसीएम लिया है, मैं समझाता हूँ तुमको। तो लिखो 15 लिखो, ठीक है, ये 20 लिखो, एलसीएम मतलब समझो पहले 10, दोनों सबका पहाड़ा में सबसे पहले क्या आता है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम सबसे पहले क्या आता है। तो देखो 15 का पहाड़ा 15 दूनी 30 आता है, राइट, 15 दूनी 30 आता है, 15 45 और 15 चौका 60, 15 जब 15 ones 15, 15 twos 30, 1 जा 2 जा नहीं होता वो, 15 ones 15, 15 twice 30, 15 thrice 45, 15 4 times 60, 20 30 नहीं 20 के टेबल में 40 आता है भाई, 60
10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इन सब में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? 15 कॉमन है? नहीं। 30 कॉमन है? नहीं। 45 तीनों में है? नहीं। 60, हाँ तीनों में सबसे पहले आ रहा है 60, तो 60 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। तो अब तुमको डिनोमिनेटर को कॉमन करना है सॉल्व करने के लिए, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे 1 कितने से यहाँ पे 15 है, 15 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1/20, 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली तुम्हारे पास अगला क्या? 10, 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 6 से करो। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? 4 1 जा 4 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 6/60, ऐसा हो जाएगा ना? 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 60, क्योंकि देखो ना, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे सब जगह 60 60 60 आएगा, तो 60 को एक बार में लिख दिया। समझे? तो ये वाला बात होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वही एक साथ यहाँ पे लिख दिया गया, देखो 1/rp इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 15 के टेबल में 6 बार में आया था, 4 बार में। समझ गए ना तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 60। उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दो। आरपी देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी बच्चा लोगों को डाउट आता है। 1/rp इक्वल टू 30/60, तो मुझे बताओ rp अपॉन 1 क्या हो जाएगा? उल्टा किया ना, तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 13, तो rp अपॉन 1 मतलब तो rp होता है ना, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा आएगा आंसर। सिंपल, उल्टा कर देने का। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या rp इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 30, जिसका आंसर क्या आता है भाई? जिसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 4.615 ओहम। देखो, अगर तुम ईमानदारी से अगर मेरे बोलने को फॉलो करोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा। खुद करना पड़ता है, ठीक है, खुद करना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पे ओहम क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिट ओहम ही होगा ना, रेजिस्टेंस चल रहा है भैया। क्या आप भी क्या चिंदी सवाल पूछते हो? नकली सवाल मत पूछा करो। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी सॉल्व एग्जांपल। तुम लोग करोगे क्या? मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा मत करो यार। अरे यार, आगे बहुत सारी चीजें बाकी है। मुझे लगा तो हो गया, आई वाज लाइक हो गया हो गया हो गया। अरे नहीं हुआ है भाई, बहुत बाकी है अभी तो। नहीं, बहुत नहीं बाकी, वैसे बहुत तो नहीं बाकी है। अच्छा, तो हमने ये वाला सम किया अभी, ठीक है, 4.615 वाला। अच्छा आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। ये वाला सम तुम्हारे लिए बताता हूँ। देखो, 3 रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस 5, 10 और 30 है, और उनको कनेक्ट किया पैरेलल से, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का अप्लाइड अक्रॉस देम। ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर। तो तुमको जैसे उस टाइम में V1 V2 V3 अलग से निकालना था ना, उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है? I1 I2 I3 निकालना है। सिंपल है चिंदी। चलो तो देखते हैं, पहले करंट की वैल्यू निकालोगे, फिर I1 I2 I3। तो रेजिस्टेंस 1 कितना दिया? 5 ओहम। रेजिस्टेंस 2 कितना दिया? 10 ओहम। और रेजिस्टेंस 3 दिया तुमको 30 ओहम। वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। फाइंड क्या करना है तुमको? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना और करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो I निकालना है, I1 I2 I3 निकालना है, क्योंकि ये पैरेलल वाला कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, तुमको पता ही होगा। तो देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है पहले 1/rp इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, और ये करंट निकालने का I का V/R। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा? I1/R1, I2/R2, ऐसे निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। I1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? V/R1, जैसा बताया था। यहाँ पे तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू कितनी थी? 12, और R1 की वैल्यू थी 5, तो I1 मिल गया आपको 2.4। चलो, I2 की वैल्यू V अपॉन नीचे रेजिस्टेंस R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, और R2 की वैल्यू 10 थी, तो ये मिल गया आपको 1.2। और इसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R3, तो V था 12 और यहाँ पे क्या था? 30 था, तो इसका वैल्यू भी मिल गया। तो I1 I2 I3 तो फट से मिल गया हमें। अच्छा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, याद कराया था मैंने। तो सबको जोड़ दो, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो I क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहाँ पे I की वैल्यू मिल गई, तो I भी मिल गया, I1 I2 I3 मिल गया, और I मिल गया। क्लियर है? अब हमको 1/rp निकालना है। तो 1/rp के लिए क्या करना है? सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना है। तुमको पता है कैसे करता है। तो 5 10 30 सबकी वैल्यूज डाल दी। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो 5 10 30 का क्या आएगा? 5 का टेबल लिखो, 10 का टेबल लिखो, 30 का टेबल लिखो। कॉमन क्या आता है? 30 आता है सबसे पहले। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। 10 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में। 23 के टेबल में कितने बार में आएगा? 30 एक बार में। 30 1/3, ठीक है। तो इसको 6 प्लस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10/30। अब आरपी करो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 30/10। उल्टा करोगे ना, 30 ऊपर 10 नीचे, तो 30/10, 10 1 जा 10, 10 3 जा, तो आरपी क्या आया? 3 ओहम। बहुत आसान, बहुत आसान। तो यहाँ पे ये सम होता है समाप्त। पूरे टाइप से न्यूमेरिकल खत्म, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म। अब कुछ अद्भुत चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, अवेयरनेस पर्पस। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बातें हो रही हैं। मैं लिटरली पलथी वल्थी मार के बैठा, पलथी मार के बैठना तो समझते हो तुम, ऐसे पाँव को ऐसे करके बैठना। अब मुझे थोड़ी सी डिसिप्लिन लानी पड़ेगी रिकॉर्डिंग में। तो देखो, तुम्हारे घर के अंदर जो सर्किट है ना, कुछ ऐसा दिखता है। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो भैया, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। अरे दिखता है, तुम देखो यहाँ पे देखो। अभी देखो, ये जो है ना तुम्हारा, सबसे पहले ये वाला जो है वो मेन सप्लाई है।
जहां से तुम्हारे घर में आता है। तो मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज। तो ये तुम्हारा मेन सप्लाई है जिससे तुम्हारा फ्यूज मतलब ऐसे दूर से ऐसा किधर तो ऐसा पोल वोल से लाइट आ रहा है, मेन सप्लाई और तुम्हारे फ्यूज में आता है, तुम्हारे घर के नीचे कहीं तो एमसीबी बोर्ड होगा या फिर कुछ तो होगा, उसमें लाइट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको बोलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, जो बिल्डिंग के नीचे होता है कहीं ना कहीं तो होगा, तुम देखो जाके, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रॉम फ्यूज वायर गोज टू इलेक्ट्रिक मीटर। अब तुम्हारे घर का अपना अपना सबका मीटर होता है जिसमें तुम्हारा बिजली बिल का रीडिंग आता है। तो उस फ्यूज मतलब वो जो बॉक्स होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला बॉक्स होता है, वहां से तुम्हारे मीटर में आता है और फिर मीटर से तुम्हारे घर में आता है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक मीटर हो गया। अब यहां से क्या होता है, ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, दो अलग सर्किट यूज किया जाता है, ये सब हम नहीं देखेंगे। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है कंटेनिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। मतलब तुम्हारे घर में अलग अलग सर्किट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे बोर्ड है ना, बहुत सर्किट मतलब क्या होता है, एक बोर्ड सिंपली जहां पे बहुत सारे बटन्स होंगे। तो तुम्हारे घर में एक बेडरूम में बोर्ड हो सकता है, एक तुम्हारे किचन में हो सकता है, एक बाथरूम बाथरूम में भी बोर्ड होता है कुछ लोगों के, हमारे घर में भी है, बाहर है बाथरूम के, तो बाथरूम में है। तो वहां से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक मीटर है वहां से तुम्हारे घर में आता है और बाद में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो तुम्हारे घर में भी कहीं पे एक बीच में एक सबसे बड़ा होगा दरवाजे के पास या कहीं से तो ऐसे आया होगा अंदर वायर और उसके बाद चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहां पे देखो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो अभी तुमको ये बताता हूं इस 220 टू 250। तो अगर तुमसे पूछेंगे कि वायर कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे, लेकिन 220 टू 250 ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में इंडिया में, 220 टू 250 ये याद रखना, ठीक है। अब देखो एक होता है तुम्हारा अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर जो बेसिकली एक वायर होता है, अर्थिंग वाली वायर होती है। तीसरा जो वायर होता है तुम्हारा होता है लाइव वायर, जिसमें एक्चुअली करंट आता है। और तीसरा जो होता है दूसरा ये क्या बोल रहा हूं, पहला अर्थिंग वायर होता है, दूसरा लाइव वायर होता है, तीसरा होता है न्यूट्रल वायर। तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर में क्या होता है, तुम्हारा बेसिकली करंट नहीं होता है एक ही वायर में। तो वो क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि करंट का सर्किट पूरा होना चाहिए। ऐसे आएगा तो कहीं से जाना भी तो पड़ेगा उसको, राइट। तो एक न्यूट्रल वायर होता है। तो ये लाइव और न्यूट्रल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों वायर के बीच का डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, 220 टू 250 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ये तुम्हारा अभी एक बात और याद रखना कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो तुम्हारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है, देख रहे हो 1 2 3, ये पैरेलल में है। तो कैसे मतलब कैसे समझा कि पैरेलल में है, अगर तुम पंखा बंद करते हो तो ट्यूबलाइट बंद हो जाता है, पूरे घर का बिजली बंद हो जाता है, नहीं, जो बंद करते हो वही बंद होता है, बाकी दूसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस कि तुम्हारे घर का जो सर्किट होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। ये बात याद रखना, मेरे बोर्ड में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बेसिकली, देखो तो एज सुन एज द हाई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट एंड एनी मिसहैप इज अवॉइडेड। तो कभी कभी क्या होता है तुम्हारे घर में ना बहुत ज्यादा करंट आता है। अब बहुत ज्यादा करंट आएगा तो हो सकता है मेरा लैपटॉप जल जाए, मेरे घर में है मान लो, ठीक है, मेरा मेरा जो टैब है वो जल जाए या फिर मेरे घर का फ्रिज उड़ जाए, टीवी उड़ जाए। तो इसलिए हमारे घर में एक फ्यूज होता है। तो अपने मम्मी पापा से पूछना है, देखना एक फ्यूज होगा। तो वो फ्यूज के अंदर जो ये वायर होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। मतलब अगर ये ज्यादा गर्म होगा ना तो पिघल जाएगा। तो अगर ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही ज्यादा करंट आता है ना वायर फट से गर्म हो जाता है और गर्म होकर पिघल जाता है, क्योंकि इसका जो वायर होता है फ्यूज के अंदर वो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण फट से पिघल जाएगा और तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। बिजली तो बंद हो जाएगी लेकिन चीजें सुरक्षित रहेंगी, आग वगैरह नहीं लगेगा। अब देखो एक चीज और समझो, ठीक है। तो ये फ्यूज के बारे में था। तो फ्यूज के अंदर जो चीजें यूज होती है वो बेसिकली लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है, लीड या फिर टीन। चलो आगे बढ़ते हैं, लीड ही होता है। ओके तो अब ये मान लेते हैं कि तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है। तो तुम्हारे घर में तुम क्या करोगे, रबर फुटवेयर यूज करोगे वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। तो कभी भी अगर तुम उंगली मत डालना है ऐसा, ठीक है, लेकिन कभी भी तुम इलेक्ट्रिक वाली चीज अगर छूते हो कोई भी, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, रबर का चप्पल यूज करना है। बेसिकली चप्पल यूज करना है, यूजुअली चप्पल रबर का ही होता है, लोखंड का चप्पल किसी का नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो होता है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है। अब ये जो बोर्ड है तुम्हारा वो 220 वोल्ट पोटेंशियल पे है या फिर 250 वोल्ट पोटेंशियल पे है। तो ये हाई पोटेंशियल है या ये लो पोटेंशियल है। अब तुम आए, बंटू आया, ये मजा आ गया। बंटू इज लाइक कोई गाना बता दो अच्छा सा, तुम लोग क्या बताओगे, रिकॉर्डिंग है, कोई अच्छा गाना चैट में बता देना, रिकमेंड कर देना, अगली बार वो गाऊंगा मैं। तो बेसिकली मान लो तुम तो गाना, एक कोने में छुपी थी जब मुझे वो दिखी थी सबसे हंसी, और बंटू जाके इसको छूता है। अब ह्यूमन बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन है, खून में आयरन है, पानी में आयंस है, तो इसलिए हमारा बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं छूंगा तो यहाँ से करंट जो है वो मेरे बॉडी के अंदर आएगा। अरे भाई साहब, करंट मेरे बॉडी के अंदर जाएगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, भाई लग जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन अगर तुम एक रबर का चप्पल यूज करोगे, सो द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड यू विल गेट अ शॉक। लेकिन अगर तुम एक रबर का चप्पल यूज करते हो जैसा हमारे बंटू ने यूज किया है, तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द हिज बॉडी एंड ही विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो करंट इसके बॉडी से फ्लो नहीं कर पाएगा, आगे से नीचे नहीं जा पाएगा
और इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो यूज रबर फुटवेयर व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ये याद रखना। चलो, क्योंकि रबर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर इंसुलेटर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेक्चर 1 2 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा घर का हाई वोल्टेज है, यहां से तुम्हारा ये फ्यूज ऐसा दिख रहा है, मान लो ये फ्यूज है, बेसिकली इसको समझो, ये फ्यूज ऐसा ही होता है ना तुम्हारे घर का। तो ये तुम्हारा फ्यूज है, इसके बीच में एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मान लो यहां से बिजली आती है और ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। करंट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट एप्लायंसेस। यहां से मान लो तुमने एक टीवी लगा दिया, फिर एक तुमने क्या किया, एक एसी लगा दिया, और तुम ऐसे बहुत सारी चीजें बढ़ाते जा रहे हो। एज द नंबर ऑफ मोर एप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द करंट गोज इंक्रीजिंग। तुम ऐसे कुछ ना कुछ बढ़ाते जा रहे हो। फ्रिज लगा दे रहे हो तुम, देख रहा है फ्रिज, मेरे पीछे फ्रिज है, देख लिया फ्रिज। तो यहां पे तुमने फ्रिज बढ़ा दिया, तो तुम ऐसा एप्लायंसेस अगर बढ़ाते जाओगे तो करंट का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। इफ टू मेनी एप्लायंसेस आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, बहुत सारे एप्लायंसेस को तुम साथ में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो करंट जो खींच रहा है ना ये, तो वो बढ़ता चला जाएगा। फ्यूज वायर विल कैच फायर, और हो सकता है कि तुम्हारा जो ये फ्यूज वायर है उसमें क्या हो, ये इससे ज्यादा करंट है तो इसमें आग लग सकती है, ठीक है, आग लग सकती है। इसलिए हम ये फ्यूज लगाते हैं कि ये फ्यूज का ये टूट जाए तो आगे करंट जाए ही ना। तो अगर इसको आग लग जाएगी ना तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं कि सॉरी इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। बहुत ज्यादा ओवरलोड होने के कारण आग लग जाता है कभी कभी, या फिर तुम्हारा फ्यूज ब्रेक हो जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगला वाला सुनो। मान लो जब बारिश का समय होता है, ठीक है, इन द रेनी सीजन रूफ एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग आर वेट सो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि पानी के अंदर आयंस होते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जब तुम ऐसा बारिश वगैरह होता है तो चीजें गीली हो जाती है, और गीली होने के कारण पानी के संपर्क में आ जाते हैं, और क्या होता है, जो भी चीज के ऊपर पानी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग लाइटनिंग, दिस विल सेव द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग। तो तुम्हारे जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या होता है, लाइटनिंग के टाइम में उसमें आग भी लग सकता है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। यूजुअली ज्यादा बिजली कड़क रही है ना तो घर के बिजली वो सब बंद कर दो, क्योंकि यार थोड़ा खतरा हो जाता है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इतना ही तुम्हारे टेक्स्ट बुक में था जो भी मैंने बताया। बाकी सारी चीजें तुम 10th स्टैंडर्ड में सीखते हो, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें 10th में भी सीखना है, तो टेंशन मत लो, लेकिन इसको 2-3 बार देख लेना। इलेक्ट्रिक सर्किट ये हो गया ना अपना, ये तो हो गया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो, अर्थ इज एट डैश पोटेंशियल डैश वी, मतलब वोल्ट, तो ये तुम्हें बताना है इसमें से कमेंट करके नीचे। ह्यूमन बॉडी इज द डैश कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी कैसा कंडक्टर, गुड बैड नॉट अ कंडक्टर, कांट से, मुझे नहीं पता दिस ऑप्शन है, मुझे नहीं पता। ओके, अगला क्वेश्चन, रबर इज एट कंडक्टर इंसुलेटर नॉट अ कंडक्टर। बस यहीं पे सारी बातें खत्म होती है, और आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। खैर, आज बीमार होते हुए भी इतना लंबा रिकॉर्डिंग कर लिया, ये तो असंभव जैसा लग रहा है, बट कर लिया हमने। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर करके एक बार अच्छे से बता दोगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो नीचे कमेंट कर देना। जब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं पक्का न्यूमेरिकल्स को अलग से बता दूंगा। और यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म होता है। अब अगला चैप्टर मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट रिकॉर्ड करने का सोच रहा हूँ, मटेरियल रेडी करके रखा है उसका, तो वो रिकॉर्ड करूंगा। फिर तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस, पीछे के जो चैप्टर है टर्म 2 वाले, वो सारे चैप्टर्स डालेंगे, और इस तरीके से हमारा फट से खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं पूरा का पूरा तुम्हारा खत्म कर दूंगा, जो भी तुम्हारा 9th का सिलेबस है। तो भाई बस मजे करो, और क्या, पढ़ाई वढ़ाई करो, दूसरों को शेयर करो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये सब मैं भूल जाता हूं बताना, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है अगर तो, और किसी को भी जरूरत होगी तो उसको शेयर जरूर करना। शेयरिंग इज केयरिंग। एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सुपर लर्नर्स। हैप्पी लर्निंग, मजे करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करो।